की कहानी एक ईशा नाम की लड़की से शुरू होती है, जिसकी उम्र 24 साल है। ईशा एक पढ़ी लिखी, आजाद ख्यालों वाली लड़की थी, जो चंडीगढ़ के मोहाली में रहकर एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी। ईशा के मम्मी पापा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, इसलिए फिलहाल वो अपने चाचा चाची की देखरेख में रह रही थी। अरे यार, घर से इतना दूर रहकर नौकरी करने में बस यही एक प्रॉब्लम है कि हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। पूरा हफ्ता तो काम करते हुए बीत जाता है, लेकिन वीकेंड तो जैसे ही काटने को दौड़ता है। क्यों? तेरी रूममेट तो है तेरे साथ। दोनों शॉपिंग पे निकल जाया करो ना। अरे यार, वो पहले ही वीकेंड पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ न कुछ प्लान बनाए रखती है। उससे उम्मीद करना बेकार है। हम्म, क्या कर सकते यार। अब तो दो ही रास्ते, या तो तू इस बोरियत को एंजॉय करना शुरू कर दे, या फिर कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ ले। यार, पहला वाला ऑप्शन ना ज्यादा सेफ है वैसे। अच्छा तू बता, तेरी उस टिंडर बॉय जितिन से बात हो रही है क्या? कहाँ तक पहुंचा मामला? यार, जितेन से थोड़ी बहुत कैजुअल चैटिंग के बाद मुझे समझ में आ गया कि बंदा वाकई बहुत डिसेंट है, और टिंडर पर कोई टाइम पास करने नहीं बल्कि रियल में लाइफ पार्टनर ढूंढने आया है। तो तूने उसे बता दिया कि तू वहां सिर्फ टाइम पास कर रही थी? नहीं यार, मैं भी टाइम पास नहीं कर रही हूँ। हम दोनों सीरियस हैं। हम पिछले 8 महीने से लगातार एक दूसरे के टच में हैं। साथ में वीकेंड एंजॉय करते हैं, और वीकडेज पर चैटिंग एंड फोन से काम चला लेते हैं। तो शादी करने का प्रोग्राम है क्या तेरा उससे? मिनी यार, वो हरियाणा से है और उसके पापा इंटरकास्ट मैरिज के सख्त खिलाफ है। शादी करना तो चाहते हैं, लेकिन शादी होगी उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। अच्छा देख, जितेन का कॉल आ रहा है, चल मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ बोलो जितेन। यार ईशा, मैं परेशान हो गया हूँ सबको समझाते समझाते। आज तो मैंने मम्मी पापा को साफ साफ कह दिया है कि अगर वो दोनों नहीं माने तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। और ये कोई धमकी नहीं है, मैं सचमुच ऐसा करने वाला हूँ। अगर वो मेरी खुशी को नहीं समझ सकते तो मुझे भी उनसे रिश्ता नहीं रखना। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जितेन? थोड़ा पेशेंस रखो ना, सब ठीक हो जाएगा। जितेन ईशा से बात कर रहा था कि तभी उसकी माँ उसके कमरे में आ जाती है। जितेन बेटा, लगता है मेरी बहू से ही बातें कर रहा है। अच्छा ला, मेरी बात करवा। माँ, सच में आप बात करोगे ईशा से? हाँ भाई, अब हमारी होने वाली बहू है तो हम भी तो बात करके देखें कि व्यवहार में बातचीत में कैसी है। ऐसे ही किसी को भी पकड़ कर तो अपने घर की बहू नहीं बना सकते ना। इसका मतलब आप लोग शादी के लिए तैयार हो गए? ओह थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। आप लोग ये बात करो ना ईशा से। ईशा बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। जितेन के पापा को मैंने समझा दिया है। हाँ, थोड़ा मुश्किल था, समय तो लगा, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। इसलिए अब तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब ठीक हो गया है। तुम बस अपने चाचा चाची से हमारी बात करवाओ, ताकि हम तुम दोनों की शादी का काम आगे बढ़ा सके। जी, जी आंटी जी। अरे जितेन, ये तो शादी से मना कर रही है। अरे मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर आंटी क्यों कहा है? अब से मुझे माँ कहना। हाँ। जी माँ जी। मम्मी पापा से परमिशन मिलने के बाद जल्दी ही ईशा और जितिन की बड़ी सादगी से मंदिर में शादी हुई और ईशा शादी करके जितिन के हरियाणा वाले घर में आ गई। शादी के बाद देख बेटा ईशा, अब तेरी शादी हो गई है। अब तुझे हमारे घर के रीति रिवाज को दिल से अपनाना होगा। बस जितेन के पापा इसीलिए इस ब्याह के लिए नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि गैर बिरादरी की लड़की आएगी तो हमारे खानदान की मान मर्यादा और परंपराओं को निभा नहीं पाएगी। आप ऐसा क्यों सोचती हैं माँ जी? मैं आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। यह हुई ना बात, जीती रहे बेटा। अच्छा बेटा, जितेन की तो छुट्टियां अगले सप्ताह में खत्म हो रही है और वो चंडीगढ़ वापस जा रहा है। उसके जाने के बाद हम लोग तुझे अपनी पुश्तैनी हवेली दिखाने ले जाएंगे, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर हमारे गांव में है। और वहीं पर हमारे खानदान में ब्याह के बाद कुछ रस्में होती हैं, वो सब भी करवा लेंगे। लेकिन माँ जी, अगले हफ्ते से तो मुझे भी ऑफिस ज्वाइन करना है। देख बेटा, अभी तो मैं तुझे नौकरी करने की इजाजत नहीं दे सकती। मैंने पहले ही कहा था ना कि हमारे खानदान के रीति रिवाज पहले हैं और तुम्हारी नौकरी बाद में। और अब तू इस घर की बहू है,
तो पहले तुझे अपने फर्ज निभाने होंगे। नौकरियां तो और भी बहुत मिल जाएगी। वैसे भी हमारे घर में पैसों की कोई कमी ना है जो हम बहू से नौकरी करवाएं। ईशा किसी भी हाल में अपने ससुराल का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी इस समय माँ जी की बात काटना मतलब जीवन भर के लिए उनका गुस्सा और नाराजगी मोल लेना। ठीक है माँ जी, आपकी यहाँ की जो भी रस्में हैं मैं उन सबको करने के लिए तैयार हूँ। आप सही कहती हैं, नौकरी तो मुझे और भी मिल जाएंगी। बेटा ईशा, जितेन तो चला गया। ऐसा कर निकलने की तैयारी कर ले। हम लोग आज शाम को ही निकल जाएंगे। ईशा अपना सामान बांध लेती और उसी शाम वे गांव के लिए निकल जाते हैं। बेटा बस गांव कुछ ही दूर रह गया है। वहां पर ना नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत रहती है, इसलिए ऐसा कर अपने दफ्तर में इस्तीफा लिखकर भेज दे, नहीं तो वो लोग बार बार तुझे परेशान करते रहेंगे। कुछ ही देर में वे लोग गांव में एक पुश्तैनी हवेली के सामने खड़े हुए थे। ईशा हवेली के अंदर जाकर जितेन को बता देती हूँ कि हम गांव पहुंच गए हैं। ईशा जितेन को फोन मिलाती है, लेकिन उसके फोन से कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। ईशा अपनी दोस्त मिनी को कॉल लगाती है, लेकिन मिनी का फोन भी नहीं लग रहा था। मैंने तुझे कहा था ना, यहाँ नेटवर्क नहीं आता। अब जब तक हम यहाँ हैं किसी से बात करना संभव नहीं है बेटा। ईशा को यहाँ आए एक दिन बीत गया था। उसने महसूस किया कि ये गांव बड़ा सुनसान सा है। आसपास की हवेलियां भी सुनसान पड़ी हुई हैं। जब से वो गांव आई थी, सास ससुर के भी बात करने का तरीका काफी बदल गया था। देख ईशा, यहाँ पर सब घाघरा चुनरी पहनते हैं, अब तू भी यही पहनेगी। और हाँ, यहाँ पर पानी कुएं से लाना होता है। 10 दिन के बाद का मुहूर्त है कुल देवी की पूजा का। तब तक कुएं से पानी लाकर तुझे ही खाना बनाना है और घर के सारे काम भी करने हैं। और हाँ, याद रहे यहाँ पर खाना चूल्हे पर ही बनाया जाता है। ईशा जैसे इस हवेली में कैद हो गई थी। हवेली से बाहर जाने की उसे इजाजत नहीं थी और फोन डेड पड़ा हुआ था। ऊपर से सास ससुर का रूखा व्यवहार और जानवरों की तरह पूरे दिन घर के काम करते करते ईशा की हालत खराब होती जा रही थी। ईशा, बहू बनकर आई हो ना, तो ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? हवेली इतनी गंदी पड़ी हुई है और तुम यहाँ बिस्तर तोड़ रही हो। माँ जी, बहुत बड़ी हवेली है, मैं इतना काम नहीं कर सकती। मैंने कहा था ना, शहर की लड़की है, इसके पर कतरना तुम्हारे बस का काम नहीं है। इसका इलाज मेरे पास है। आज से तुम जब तक पूरी हवेली चमका कर खाना नहीं बना देती, तुम्हें एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। ये सब क्या जोर जबरदस्ती है? मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जितेन के पास जा रही हूँ। लड़की, पहले ही कहा था ना तुझसे, शादी के बाद हमारे हिसाब से ही जीना होगा। ईशा गुस्से में वहां से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसका ससुर उसे एक थप्पड़ मार देता है और वह जमीन पर जा गिरती है। समझ गई कि अभी और समझाऊं? ईशा घंटों तक जमीन पर बैठी रोती रहती है, फिर सास ससुर के बताए अनुसार काम करने लगती है। धीरे धीरे उसका शरीर सूखकर कांटा हुआ जा रहा था। रोजाना मार पड़ने के कारण शरीर और चेहरे पर भी ढेरों जख्म हो गए थे। एक दिन, हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट, चलिए हमारे साथ। ईशा, ये क्या हाल हो गया है तेरा? मिनी ईशा को अस्पताल ले जाती है। मुझे तो लगा था मैं वहां से बाहर ही नहीं आ पाऊंगी। तुझे कैसे पता चला कि मैं प्रॉब्लम में हूँ? तेरी शादी के बाद मैं तेरा फोन मिलाती रही, लेकिन फोन लगने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने तेरे ऑफिस में कॉल किया तो पता चला तूने इस्तीफा दे दिया है। ये बात सुनकर मेरा दिमाग ही घूम गया। मैंने जितेन को फोन लगाया। जितेन यार, ईशा कहाँ है? उससे बात क्यों नहीं हो पा रही है? मिनी, ईशा मेरे घर से मिले हुए सारे गहने और 5 लाख रुपए लेकर गायब हो गई है। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। मैं सारी दुनिया से लड़ गया था उसके लिए। उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। पुलिस कंप्लेन कराई? प्लीज, हमारी जो थोड़ी इज्जत बची है उसे बचा रहने दो। हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी है। मुझे समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। 7 लाख के पैकेज पर काम करने वाली लड़की गहने चुराकर भाग नहीं सकती थी। मैंने एक एक करके सारी कड़ियां मिलाई तो मुझे याद आया कि मेरे फोन की इनबॉक्स में तेरा लास्ट मैसेज आया हुआ है। शायद तूने जितेन की जगह गलती से मुझे भेज दिया था।
मम्मी पापा के साथ गांव जा रही हूँ, 10 दिन के बाद मिलते हैं, लव यू। मैंने जितेन के उसके किसी पुश्तैनी गांव के बारे में पूछा तो पता चला कि उसके दादा का एक गांव है जहां उनकी हवेली यूं ही खाली पड़ी हुई है, क्योंकि लगभग आधा गांव खाली हो गया है। बस खतरा मैं भाप चुकी थी। इससे पहले कि ये लोग तेरे साथ कुछ गलत करते, मैं पुलिस को लेकर यहाँ आ गई। उनका प्लान तुझे वहीं खत्म करके अपने बेटी की दूसरी शादी करने का था। मुझे माफ कर दो ईशा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमें अलग करने के लिए मम्मी पापा इस हद तक जा सकते हैं। जितेन माफी मांग रहा था, लेकिन कुछ गलतियों की कोई माफी नहीं होती है।